आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे कि कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोधक उपाय जो हम लोगों ने पढ़े हैं, तो उनमें से अब प्राकृतिक विधियां कौन कौन सी हैं जिनके द्वारा गर्भधारण को रोका जा सकता है। तो प्राकृतिक विधियां यानी नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड जो हैं वो कौन कौन से हैं जिनके द्वारा हम गर्भाधान को रोक सकते हैं, प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि ये विधियां अंडाणु यानी ओवम एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये काम किस प्रकार करती हैं, ये नीट में पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ओवम और स्पर्म को आपस में मिलने से रोकती हैं। संगम का मतलब मिलन। जैसे प्रयागराज यानी इलाहाबाद में संगम है, तो उस संगम को संगम इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर गंगा, जमुना और सरस्वती तीन नदियों का मिलन हो रहा है, तो उसे संगम कहते हैं। तो इसी प्रकार ओवम और स्पर्म के मिलन को संगम कहते हैं। तो इस मिलन को रोकने के सिद्धांत पर हमारी जितना नेचुरल मेथड या प्राकृतिक विधियां हैं वो काम करती हैं। इनमें से एक उपाय आवधिक संयम है, जिसमें एक दंपति माहवारी चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच की अवधि के दौरान मैथुन से बचते हैं, जिसे अंडोत्सर्जन की अपेक्षिक अवधि मानते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो पहला मेथड है उस उपाय में जो कपल होते हैं वो क्या करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में समझते हैं और माहवारी चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से 17वें दिन की अवधि के दौरान मैथुन से बचते हैं। तो 10वें से 17वें दिन यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चले तो एमसी के 10वें से 17वें दिन तक सेक्सु कपुलेशन से बचना चाहिए, मैथुन से बचना चाहिए, क्योंकि ये अंडोत्सर्जन यानी ओवुलेशन की अवधि होती है। इसमें मादा के शरीर से अंडों का उत्सर्जन होता है। तो इस अवधि के दौरान निषेचन एवं उर्वर यानी गर्भधारण के अवसर बहुत अधिक होने के कारण इसे निषेचन अवधि भी कहा जाता है। इसे निषेच अवधि यानी फर्टिलाइजेशन पीरियड भी कहते हैं। इसे फर्टाइल पीरियड भी कहते हैं। फर्टाइल पीरियड मतलब निषेच अवधि भी कहा जाता है। इस तरह से इस दौरान मैथुन यानी सहवास न करने पर गर्भधारण से बचा जा सकता है। तो इस समय मैथुन या सहवास नहीं करना चाहिए। मैथुन या सहवास को अंग्रेजी में विथड्रॉल या कॉर्टिस इंटरप्ट्स कहते हैं। अब देखिए, बाह्य स्खलन या आंतरिक मैथुन क्वाइटिस इंटरप्शन एक अन्य विधि है जिसमें पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्य स्खलन से ठीक पहले स्त्री की यौन से अपना लिंग बाहर निकालकर वीर्य सेचन से बच सकता है। तो जिस समय, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि विथड्रॉल और कॉर्टिस इंटरप्टस इज अनदर मेथड, यानी बाह्य स्खलन या आंतरिक मैथुन क्वाइटिस इंटरप्शन एक अन्य मेथड है। तो विथड्रॉल और क्वाइटिस इंटरप्टस एक अन्य मेथड है जिसको हिंदी में बाह्य स्खलन या आंतरिक मैथुन यानी क्वाइटस इंटरप्शन
एक अन्य विधि है जिसमें पुरुष साथी संभोग के दौरान in other method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation, तो जब इजाकुलेशन या स्खलन होने की स्थिति हो, यानी वीर्य बाहर निकलने की स्थिति हो, तो उस समय पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्य स्खलन से ठीक पहले स्त्री की ओर से अपना लिंग बाहर निकालकर वीर्य सेचन से बचा जा सकता है या बच सकता है। तो एक मेथड ये हो गया प्राकृतिक विधियों के अंतर्गत। अब आगे देखते हैं, कह रहे हैं स्तनपान या अनार्तव, जिसको लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलते हैं, विधि भी इस तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए कि अगर अच्छे से बच्चे को स्तनपान कराया जाए तो इसे स्तनपान अनार्तव या लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलते हैं। इस विधि में यह विधि इस तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के दौरान बाद, यानी जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद स्त्री द्वारा पुरुष को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं होता है। इसलिए जितने दिनों तक माता शिशु को स्तनपान कराना जारी रखती है, इस दौरान शिशु को मां के दूध के अलावा ऊपर से पानी या अतिरिक्त दूध भी नहीं दिया जाना चाहिए। यह विधि 4 से 6 माह की होती है। तो इसमें क्या होता है कि यह विधि 4 से 6 माह तक होती है। तो 6 माह तक बच्चे को बाहरी दूध या पानी भी नहीं दिया जाता है। गर्भधारण के अवसर लगभग शून्य होते हैं। तो इस समय प्रेगनेंसी की कंडीशन लगभग 0 होती है। यह विधि प्रसव के बाद ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की अवधि तक ही कारगर मानी जाती है। तो ध्यान दीजिए कि यह मेथड डिलीवरी के 6 महीने के बाद तक ही कारगर मानी जाती है। अब आगे देखिए कारगर मानी गई है। चूंकि उपयुक्त विधियों में किसी दवा या साधन का उपयोग नहीं होता, अतः इसके दुष्प्रभाव लगभग शून्य के बराबर है। हालांकि इसके असफल रहने की दर काफी अधिक है। तो जाहिर सी बात है कि हम पढ़ ही रहे हैं प्राकृतिक विधियां या नेचुरल मेथड, तो इसमें किसी भी प्रकार की दवा गोली का कोई उपयोग नहीं है। हालांकि यह विधि जो है इसमें असफलता की दर काफी अधिक होती है। अब आगे आ जाता है रोध या बैरियर मेथड। तो जानते हैं रोध का मतलब रुकावट। तो इन विधियों के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। तो अगला मेथड हमारा हो गया बैरियर मेथड। तो इसमें क्या होता है, ओवम और स्पर्म को आपस में भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है, फिजिकली, यानी वो आपस में जा करके मिल सके, तो इससे रोका जाता है। तो इस प्रकार के उपाय पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध हैं, जैसे कि कंडोम, जिसको निरोध बोलते हैं, चित्र 3.1 आ और ब में दिखाया गया है, आदि रोधक उपाय हैं। तो कंडोम को हिंदी में निरोध बोलते हैं, जिन्हें पतली रबर या लैक्टेस से बनाया जाता है, ताकि इसके उपयोग से पुरुष के लिंग या स्त्री की योनि एवं गर्भाशय ग्रीवा को, यानी जिसको सर्विक्स हिंदी में कहते हैं, को संभोग से ठीक पहले ढक दिया जाए और स्खलित शुक्राणु स्त्री के जनन मार्ग में नहीं घुस सके। तो यह गर्भाधान को बचा सकता है, यानी प्रेगनेंसी को बचा सकता है। तो ये मेथड हो गया। अब देखिए जो कंडोम होते हैं ये पुरुष और स्त्री के लिए अलग अलग होते हैं। अभी आगे आएगा चित्र तो हम देखेंगे। पीछे हाँ यहाँ पर देखिए चित्र बनाया गया है। ये पहला चित्र जो है पुरुष के लिए कंडोम है
और दूसरा चित्र स्त्री के लिए कंडोम है। तो इसको ध्यान देना है, दोनों चित्र को ध्यान रखिए। ये चित्र बना करके, फोटो बना करके नीट में आपसे पूछ सकता है कि ये मेल कंडोम है या फीमेल कंडोम है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अब देखिए आगे, पुरुषों के लिए कंडोम का मशहूर ब्रांड नाम निरोध काफी लोकप्रिय है। तो ध्यान दीजिए, जो पुरुषों के लिए कंडोम है वो उसमें एक ब्रांड नेम है जो निरोध के नाम से मार्केट में मिलता है। हाल ही के वर्षों में कंडोम के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है, क्योंकि इसमें गर्भधारण के अलावा यौन संचारित रोगों तथा एड्स से बचाव जैसे अतिरिक्त लाभ हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो कंडोम होता है हमारा, ये सिर्फ गर्भधारण को ही नहीं रोकता, बल्कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जितनी भी हैं, यौन संचारित रोग यानी जो सेक्स के दौरान एक से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं, जैसे कि एड्स हो गया, तो इन बीमारियों को रोकने में भी ये निरोध यानी कंडोम हमारी सहायता करता है। स्त्री एवं पुरुष दोनों के ही कंडोम उपयोग के बाद फेंकने वाले होते हैं। इन्हें स्वयं ही लगाया जा सकता है और इस तरह उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनी रहती है। अब देखिए आगे क्या है, कह रहा है डायाफ्राम, गर्भाशय, ग्रीवा, टोपी तथा वाल्व आदि भी रबर से बने रोधक उपाय है। तो कंडोम के साथ साथ डायाफ्राम या गर्भाशय, ग्रीवा, टोपी तथा वाल्ट आदि भी रबर से बने रोधक उपाय हैं। तो थोड़ा सा इनको इंग्लिश में देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वाल्ट आर आल्सो बैरियर मेथड ऑफ रबर that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus। तो ध्यान दीजिए, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वाल्ट ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कवर करते हैं, मेल के लिए नहीं है, फीमेल के लिए है, इसको ध्यान देना है। तो यहाँ से आप अंडरलाइन करिए। ध्यान दीजिए, कह रहा है जो स्त्री के जनन मार्ग में सहवास के पूर्व गर्भाशय, ग्रीवा यानी सर्विक्स को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। तो डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप या गर्भाशय, ग्रीवा, टोपी तथा वाल्ट ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में लगाए जाते हैं, मेल में नहीं। ये गर्भाशय, ग्रीवा को ढककर शुक्राणुओं के प्रवेश को रोककर गर्भाधान से छुटकारा दिलाते हैं। तो ये क्या करते हैं, सर्विक्स को ढक लेते हैं, जिससे शुक्राणु अंदर नहीं वैजाइना में जा पाते हैं। इन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, इनको दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो निरोध यानी कंडोम है, इन्हें सिर्फ एक बार ही उपयोग किया जाता है। स्त्री एवं पुरुष दोनों ही कंडोम का उपयोग करने के बाद फेंकने वाले होते हैं। तो इनका उपयोग करने के बाद कंडोम को फेंक दिया जाता है, जबकि डायाफ्राम, गर्भाशय, ग्रीवा यानी सर्वाइकल सर्विक्स कैप या सर्विक्स नेक कैप तथा वाल्ट ये सब दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके साथ ही इन रोधक साधनों के साथ साथ शुक्राणुनाशक क्रीम, जेली एवं फोम, जिसको झाग कहते हैं, का प्रायः इस्तेमाल किया जा सकता है या किया जाता है, जिससे इनकी गर्भ निरोधक क्षमता काफी बढ़ जाती है। तब क्या करते हैं कि डायाफ्राम, सर्वाइकल, ग्रीवा, टोपी तथा वाल्ट इनके साथ साथ कुछ शुक्राणुनाशक यानी स्पर्मिसाइड कह सकते हैं, जैसे इंसेक्ट को मारने वाला इंसेक्टिसाइड। तो इसको इंग्लिश में थोड़ा देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि स्पर्मिसाइडल क्रीम यानी शुक्राणुनाशक क्रीम आती है, कुछ जेली आती है, कुछ फोम यानी झाग आते हैं, जो कि
बैरियर का काम करते हैं। तो इनको क्या करते हैं कि जो स्त्री की वैजाइना होती है उसमें लगा देते हैं, तो जो स्पर्म यानी शुक्राणु होते हैं इसी में फंस जाते हैं, अंदर नहीं जा पाते, जिससे गर्भ निरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है, यानी कंट्रासेप्शन का काम हम और अच्छे से कर सकते हैं। ये चीज़ निकल करके आई है। अब देखिए आगे कह रहा है कि भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि अंतः गर्भाशयी युक्ति यानी इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जिसको आईयूडी है कहा जाता है, का उपयोग होता है। ये युक्तियां डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती हैं। तो हमारी इंडिया में अन्य मेथड भी हैं जो है कंट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोधक का काम करते हैं। वो विधियां हैं आईयूडी यानी इंट्रायूटेराइन डिवाइस या अंतः गर्भाशय युक्ति। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि गर्भाशय के अंदर यानी यूटेरस के अंदर लगाया जाता है आज, और ये डॉक्टर या नर्स अनुभवी नर्सों के द्वारा ये लगाई जाती है। आजकल विभिन्न प्रकार की अंतः गर्भाशय युक्तियां यानी इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जिसको आईयूडी कहते हैं, उपलब्ध हैं, जैसे कि औषधि रहित आईयूडी। तो आजकल बहुत सारी आईयूडी उपलब्ध हैं, जैसे कि औषधि रहित आईयूडी, यानी इसमें किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं होती है, जिसका नाम है लिप्पेस लूप। तांबा मोचक आईयूडी यानी तांबे से बनी हुई, जिसका नाम है कापर्टी। नाम ही है कापर यानी तांबा से बनी है, तो कापर्टी या कापर 7 मल्टी लोड या 375 कापर्टी तथा हार्मोन मोचक आईयूडी। ये देखिए औषधि रहित है। ये जितने कापर्टी, कापर 7 मल्टी लोड और 375 कापर्टी, ये सब क्या है, और लिप्पेस लूप, ये सब हमारी औषधि रहित है। अब हार्मोन मोचक आईयूडी, अब हार्मोन से जो रिलेटेड है वो कौन कौन सी हैं, इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है दीज इंट्रायूटेराइन डिवाइस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज द नॉन मेडिकेटेड यानी बिना मेडिसिन वाली आईयूडीज। एग्जाम्पल क्या है, लिप्पेस लूप, कापर रिलीजिंग आईयूडीज। इसमें देखिए ये नॉन मेडिकेटेड एक ये है आईयूडी जिसका नाम है लिप्पेस लूप। अब आप बाकी हैं कापर रिलीजिंग आईयूडीज। कापर रिलीजिंग, जिसको हिंदी में देखिए कह रहा है कि तांबा मोचक आईयूडी। तो औषधि रहित केवल एक ही है, देखिए लिप्पेस लूप। अब ये तांबा मोचक यानी कापर रिलीजिंग है। मोचक का मतलब रिलीज करना, तो रिलीज करना इसका मतलब कि ये कुछ ना कुछ निकाल रही है। तो नॉन मेडिकेटेड में केवल हमारी लिप्पेस लूप है। तो इसको याद रखिएगा कि नॉन मेडिकेटेड में हमारी लिप्पेस लूप है। कापर रिलीजिंग में कौन कौन सी हैं, इनको भी अंडरलाइन करना है। तो ये हमारी हो गई कापर्टी, कापर 7 मल्टी लोड 375। और हार्मोन रिलीजिंग कौन कौन सी हैं, जो हार्मोन मोचक है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, वो है प्रोजेस्टासर्ट तथा LNG-20। प्रोजेस्टासर्ट तथा LNG-20। तो इनको आप लोग याद कर लीजिए कि कौन नॉन मेडिकेटेड है। तो लिप्पेस लूप हमारी नॉन मेडिकेटेड है। और तांबा मोचक यानी कापर रिलीजिंग कौन कौन सी है, कापर्टी, कापर 7 और मल्टी लोड 375 कापर्टी, इतनी है। तथा हार्मोन मोचक यानी हार्मोन रिलीजिंग कौन कौन सी है, आईयूडी, प्रोजेस्टासर्ट है और LNG-20 है। तो ये आप याद कर लीजिए, यही पूछा जाएगा। आईयूडी गर्भाशय के अंदर कापर Cu का आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया यानी फैगोसाइटोसिस बढ़ा देती है, जिससे शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा उनकी निषेचन क्षमता को कम कर देती है।
तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये जो कॉपर्टी होती है हमारी, ये किस प्रकार काम करती है। तो ये क्या करती है कि कॉपर आयन निकालती है, कॉपर आयन रिलीज करती है। और ये कॉपर आयन क्या काम करते हैं, शुक्राणु यानी स्पर्म के लिए फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, यानी खा जाते हैं एक तरह से, जिससे शुक्राणु की गतिशीलता तथा उनकी निषेचन क्षमता को कम करती है। तो ये क्या करती है कि स्पर्म के जो मोशन है, गतिशीलता है, उसको कम कर देता है, ताकि अंडाणु से दौड़ करके ये गतिशील होकर न मिल सके, तथा फर्टिलाइजेशन की पावर को भी कम कर देती है। इसके अतिरिक्त आईयूडी हार्मोन को गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते तथा गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बनाते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, ये आईयूडी जो होते हैं हार्मोन को गर्भाशय में भ्रूण के रोपण को से अनुपयुक्त बनाते हैं। तो जो हार्मोन इम्ब्रियो के इम्प्लांट में काम करते हैं यूटेरस में, कि इम्ब्रियो का इम्प्लांट हो जाए, रोपण हो जाए, तो उस प्रक्रिया को भी ये कमजोर बना देते हैं, भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं गर्भाशय ग्रीवा को, यानी सर्विक्स को अनुपयुक्त बना देते हैं और शुक्राणुओं का विरोधी बनाते हैं, और शुक्राणु अंदर न जा पाए इसका विरोधी भी बना देते हैं। जो औरतें गर्भावस्था में देरी या बच्चे के जन्म में अंतराल चाहती हैं, उनके लिए आईयूडी आदर्श गर्भ निरोधक है। तो ध्यान दीजिए कि जो महिलाएं बच्चों में अंतराल चाहती हैं, बच्चों के जन्म में अंतर चाहती हैं, तो उनके लिए ये आइडियल कंट्रासेप्शन मेथड है। भारत में गर्भ निरोध की यह विधियां व्यापक रूप से प्रचलित है। तो हमारी इंडिया में आईयूडी मेथड बहुत ज़्यादा प्रचलित है, इस बात को ध्यान देना। अब देखिए चित्र 3.2 है, तो इसको देख लेते हैं। तो ये सारे जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो चित्र देखिए 3.2, ये कॉपर्टी का एक चित्र है, जो कॉपर्टी होती है। तो ये सारे फिगर आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये आपसे डायरेक्ट से पूछा जा सकता है नीट पेपर में फोटो बना करके। अब देखिए आगे कह रहा है कि महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक प्रोजेस्टोजन अथवा प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन का संयोजन है, जिसे थोड़ी मात्रा में मुंह द्वारा लिया जाता है। यह मुंह से टिकिया के रूप में ली जाती है और ये गोलियां यानी पिल के नाम से लोकप्रिय हैं। ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती हैं और इन्हें आवर्त चक्र यानी माहवारी, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, के प्रथम 5 दिनों मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू करनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, एक अन्य मेथड है जो महिलाओं को गर्भ निरोधक गोलियां हैं, वो मुंह से ली जानी चाहिए। और ये गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार ली जाती हैं, ये 21 दिन लेना है और प्रतिदिन ली जाती हैं, और इन्हें माहवारी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस दिन शुरू हो उसी के प्रथम 5 दिनों मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू करना चाहिए। मतलब जिस दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो तो उससे 21 दिन तक लेना है, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो तो पहले 5 दिन में जरूर लेना शुरू कर देना चाहिए। वैसे नियम तो ये है कि जिस दिन शुरुआत हो उसी दिन से पहले दिन से ही शुरू करना चाहिए, लेकिन अगर कोई महिला भूल जाए तो कम से कम पहले 5वें दिन के अंदर अंदर तो शुरू कर ही दे। गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंतर के बाद जब पुनः ऋतुस्राव शुरू होता है, इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक गर्भ निरोधक की आवश्यकता होती है। तो ध्यान दीजिए कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है माहवारी, वो 28 दिन की होती है और गोली हमको लेना है 21 दिन। तो अगर माहवारी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने के पहले दिन से ही महिला दवा लेने लगी, ये पिल्स कंट्रासेप्टिव पिल्स लेने लगी, तो जाहिर सी बात है कि माहवारी खत्म होने के 7 दिन पहले ही दवा खत्म हो जाएगी,
क्योंकि माहवारी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है, गोली 21 दिन खाना है। तो 7 दिन के बाद जब फिर से माहवारी शुरू होगी, तो जब तक बच्चा नहीं चाहना है, इसी क्रम से हमको ये दवा लेते रहना है। आप ध्यान दीजिए कि जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं, कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, इन गोलियों में कुछ में प्रोजेस्टोजन होता है और कुछ में प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन का मिश्रण होता है, यानी मिक्स रूप होता है या संयोजन होता है। तो कुछ गोलियां ऐसी हैं जिसमें केवल प्रोजेस्टोजन होता है और कुछ गोलियां ऐसी होती है जिसमें प्रोजेस्टेन और एस्ट्रोजन दोनों होता है। ये चीज ध्यान देना। अब देखिए आगे कह रहा है कि ये अंडोत्सर्जन और रोपण को संदमित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणता को भी बदल देती है, जिससे शुक्राणु के प्रवेश पर रोक लग जाती है। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारी गर्भ निरोधक गोलियां हैं, ये अंडोत्सर्जन यानी ओवुलेशन और उसके साथ साथ क्या करती हैं कि जो ओवम है उसके रोपण यानी इम्प्लांटेशन को भी रोक देते हैं। तो रोपण तो एम्ब्रियो का होता है, तो पहले तो देखिए ओवुलेशन को ही रोक देती है। अगर किसी प्रकार से ओवुलेशन हो गया, अंडाणु निकल आया अंडाशय से, तो शुक्राणु से मिलने के बाद जो एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा, उसको गर्भाशय या यूटेरस में इम्प्लांट नहीं होने देती, रोपण नहीं होने देती, रोपण को संदमित कर देते हैं, यानी कमजोर कर देती है। इसके साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स की श्लेष्मा की गुणवत्ता को भी बदल देती है। उसमें जो चिकनाहट होती है उसको भी बदल देती है, कमजोर कर देती है, जिससे शुक्राणु के प्रवेश पर रोक लग जाती है। जिससे क्या होता है कि जो स्पर्म है उसका जो प्रवेश है वो रुकावट लग जाती है, अथवा उसकी गति मंद हो जाती है, या यूं कहें कि उसकी गति मंद हो जाती है। मतलब जितने चिकनाहट पर स्पर्म प्रवेश करता है उस चिकनाहट में गड़बड़ी कर देती है, यानी या तो बढ़ा देती है या घटा देती है, जिससे स्पर्म मूवमेंट करके अंदर यूटेरस तक न जा पाए, इसको मंद कर देती है, यानी डिक्रीज कर देती है उसके मोशन को। यह गोलियां बहुत ही प्रभावी तथा बहुत कम दुष्प्रभावी होती हैं तथा औरतों द्वारा यह खूब स्वीकार्य है, मतलब इनके दुष्प्रभाव बहुत कम है। एक सहेली नामक नई, ध्यान दीजिए, सहेली नामक नई गर्भ निरोधक गोली, जिसके बारे में पहले ही चर्चा हुई है, एक गैर स्टेरॉयडली सामग्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए कि इस सहेली नामक जो गर्भ निरोधक गोली है, इसमें किसी भी प्रकार का स्टेरॉयड नहीं होता है। जो स्टेरॉयड हार्मोन है वो इसमें नहीं होता है। यह हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली है। इसके दुष्प्रभाव बहुत कम तथा यह उच्च निरोधक क्षमता वाली है। तो ध्यान दीजिए कि सहेली जैसे होती है तो बहुत कम, कभी हफ्ते में एक आध बार मुलाकात होती है किसी की सहेली से, तो इसी प्रकार सहेली गोली को हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली है और इसके दुष्प्रभाव बहुत कम है तथा उच्च निरोधक क्षमता वाली है, यानी हाई लेवल की कंट्रासेप्टिव पिल्स है। अब देखिए, स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टोजन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजन भी टीके या त्वचा के नीचे अंतर रोप यानी इम्प्लांट के रूप में किया जा सकता है। चित्र 3.3 में इम्प्लांट देखिए, हाथ में लिए है कोई, ये दिखाया जा रहा है चित्र। तो ये सारे फिगर आपको याद होने चाहिए। तो एक मेथड और है कि प्रोजेस्टोजन जो हार्मोन है उसको अकेले या एस्ट्रोजन के साथ में टीके द्वारा लिया जाता है, यानी स्किन के नीचे, त्वचा के नीचे इम्प्लांट कर दिया जाता है। इसके कार्य की विधि ठीक गर्भनिरोधक गोलियों की भांति होती है तथा काफी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होती है। तो जिस प्रकार से कंट्रासेप्शन वाली गोलियां हमारी काम करती हैं, उसी प्रकार से ये भी काम करता है
और काफी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होता है। मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन संयोजन का प्रयोग या आईयूडी के उपयोग को आपातकालिक गर्भनिरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावी पाया गया है और इन्हें बलात्कार या सामान्य लापरवाही पूर्ण असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाली संभावित संगर्भता यानी प्रेगनेंसी से बचने के लिए किया जाता है। तो ध्यान दीजिए कि प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का जो संयोजन या मिक्स रूप है, इसका उपयोग 72 घंटे के अंदर कर देना चाहिए उस कंडीशन में जब आपातकालीन स्थिति हो। आपातकालीन स्थिति कौन कौन सी हो सकती है? जैसे किसी के साथ बलात्कार या रेप हो जाए या सामान्य लापरवाही हो जाए, असुरक्षित यौन संबंधों में मतलब लापरवाही हो जाए, तो इसके कारण होने वाली संभावित संगर्भता यानी प्रेगनेंसी से बचने के लिए 72 घंटे के अंदर इनका उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए आगे आ जाता है जो कि सबसे परमानेंट इलाज, जिसको कहते हैं कि हमेशा के लिए प्रेगनेंसी से छुटकारा पाया जा सके। तो ऐसी विधि को हम क्या कहते हैं? बंध्यकरण भी कहते हैं। शल्य क्रिया या बंध्यकरण, ठीक ना। ये सर्जिकल मेथड होता है। इसको इंग्लिश में स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। सर्जिकल मेथड आल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन या बंध्यकरण। बंध्यकरण का मतलब है कि एक नली को बांध देना एक तरह से। तो जो शुक्राणु या अंडाणु निकलने वाली जो नली होती हैं उनको बांध दिया जाए तो जाहिर सी बात है इसी को बंध्यकरण कहते हैं या अंग्रेजी में स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। तो ये परमानेंट मेथड होता है। प्रायः उन लोगों के लिए सुझाई जाती है जिन्हें आधे गर्भावस्था नहीं चाहिए, जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जिनके 2 या 2 से अधिक बच्चे हो चुके हैं तो अब वो बच्चे नहीं पैदा करना चाहते, तो वो शल्य क्रिया सर्जिकल मेथड का उपयोग करें यानी स्टेरिलाइजेशन मेथड का उपयोग करें। वे इसे स्थायी माध्यम के रूप में स्त्री और पुरुष में से एक अपनाना चाहते हैं तो अपना सकते हैं। शल्य क्रिया यानी सर्जिकल मेथड की दखलंदाजी से युवक परिवहन संचार रोक दिया जाता है, युग्मक परिवहन संचार रोक दिया जाता है, फलता गर्भाधान नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि गैमीट का जो परिवहन यानी संचार है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसको रोक दिया जाता है। बंध्यकरण यानी स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया को पुरुषों के लिए शुक्रवाहक उच्छेदन यानी वासेक्टोमी कहते हैं तथा महिलाओं के लिए डिम्ब वाहिनी यानी फैलोपी नलिका विच्छेद उच्छेदन यानी ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए दोनों में अलग अलग नाम है। पुरुष में चूंकि फैलोपियन पुरुष में शुक्रवाहिनी नलिका जो होती है उसको काट के बांधा जाता है जिसको वास इफरेंस कहते हैं, तो इसलिए इसे वैसेक्टोमी कहते हैं। और महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब को काट के बांधा जाता है तो ट्यूब है तो ट्यूब को काटा जा रहा है तो ट्यूबेक्टोमी, वास डिफरेंस को काटा जा रहा है तो वैसेक्टोमी। तो ध्यान दीजिए पुरुषों में जो बंध्यकरण है स्टेरिलाइजेशन उसको वैसेक्टोमी और स्त्रियों में जो बंध्याकरण या स्टेरिलाइजेशन मेथड है उसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। तो ये दोनों अंतर है तो इसको समझ लेना है। कह रहा है जन साधारण इन क्रियाओं को पुरुष या महिला नसबंदी के रूप में जानते हैं। तो सामान्यतः पुरुष या महिला की जो नस है यानी नली है उसको बांध दिया जाता है काट करके, तो इसलिए पुरुष या महिला नसबंदी भी इसे कहते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। शुक्रवाहक उच्छेदन में अंडकोश यानी स्क्रोटम शुक्रवाहक में चीरा मारकर
छोटा सा भाग काटकर निकाल अथवा बांध दिया जाता है। तो जो स्क्रोटम होता है इसी में छोटा सा चीरा लगा करके हम लोग क्या करते हैं कि जो शुक्रवाहक है यानी शुक्राणु को ले जाने वाली नली है उसको काट करके बांध दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि ए स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस यानी शुक्रवाहक नली जो शुक्राणु या स्पर्म को ले जाती है इज रिमूव आर टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिजन। तो या तो इस नली को हटा देते हैं या फिर इसको काट करके थोड़ा सा इंसिजन यानी चीरा लगाते हैं और इसको काट करके मतलब उसको बांध देते हैं, टाई अप कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए कि बंधकरण प्रक्रिया को पुरुषों के लिए, ध्यान दीजिए पुरुष यानी मेल की बात हो रही, के लिए शुक्रवाहक उत्तेजन वैसेक्टोमी तथा ये तो हो गया। शुक्रवाहक उच्छेदन में अंडकोश यानी स्क्रोटम, शुक्रवाहक यानी वास डिफरेंस में चीरा मारकर छोटा सा भाग काट कर निकाल दिया जाता है अथवा बांध दिया जाता है। चित्र 3.4a 3.4 में देखे शुक्रवाहक यानी वास डिफरेंस है, ये बांध दिया गया अथवा काट दिया गया, बांधा और काटा हुआ, काटा गया पहले फिर काट के बांध दिया गया दोनों तरफ। तो अब ये जो टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे ये यहाँ से हो करके पेनिस द्वारा बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसी प्रकार देखिए स्त्री में क्या है, ये फाइलोपियन ट्यूब है, ये हमारे ओवरी है। तो ओवरी से फाइलोपियन ट्यूब यहाँ पर ऐसे ऐसे आ करके यहाँ से ना गर्भाशय में आ पाए तो यहाँ पर बांध दिया गया। तब फाइलोपी नलिका यानी फाइलोपियन ट्यूब बंधी और काटी हुई, तो काटा गया पहले फिर बांध दिया गया। तो अब जो ओवम बनेंगे वो यहाँ से हो करके गर्भाशय में नहीं आ पाएंगे। तो अब देखिए क्या कह रहा है, तो पुरुष में पढ़ लिए, जबकि स्त्री के उदर में छोटा सा चीरा मारकर अथवा योनि द्वारा डिम्ब वाहिनी यानी फाइलोपियन नली का छोटा सा भाग निकाल या बांध दिया जाता है। यह तकनीकें बहुत ही प्रभावशाली होती हैं पर इनमें पूर्वस्थिति लाने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। यानी कोई चाहे कि फिर से बच्चा पैदा होने लगे तो फिर दोबारा नहीं होने की संभावना लगभग बहुत कम होती है, क्योंकि काट के बांध दिया गया। अब ना ओवम जा सकता है गर्भाशय में और ना स्पर्म निकल करके पेनिस से बाहर निकल सकता है। तो इसलिए परमानेंट मेथड होता है। अब देखिए यहाँ पर इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि उपयुक्त गर्भ निरोधक उपायों का चुनाव एवं उपयोग किसी शिक्षित चिकित्सा कर्मी या विशेषज्ञ की परामर्श द्वारा किया जाना चाहिए, यानी योग्य डॉक्टर ही इस काम को करे। प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जनन स्वास्थ्य के रखरखाव हेतु गर्भ निरोधक नियमित रूप से अपेक्षित नहीं होते हैं, नियमित रूप से अपेक्षित नहीं होते हैं। तो ध्यान दीजिए, यानी कहने का मतलब ये है कि वन मस्ट आल्सो रिमेम्बर दैट कंट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो स्वास्थ्य जनन के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए कंट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक मेथड हमेशा कोई जरूरी नहीं कि रेगुलर ही हम उसका इस्तेमाल करें, यानी नियमित रूप से अपेक्षित नहीं होते। वास्तव में इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन जैसे गर्भाधान यानी प्रेगनेंसी या सगर्भता के विरुद्ध है। इन सब के बावजूद व्यक्ति को इन विधियों को इस्तेमाल करने के लिए विवश होना पड़ता है, फिर चाहे सगर्भता यानी प्रेगनेंसी को रोकने या देरी करने या अंतराल रखने का कोई निजी कारण रहा हो। तो कहने का मतलब है कि बहुत ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं जब व्यक्ति को ये सब यूज करना पड़ता है। इसमें संदेह नहीं कि इन विधियों के व्यापक उपयोग से जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। फिर भी इन उपायों के संभावित दुष्प्रभावों में मतली
उदरीय पीड़ा मतलब वोमिटिंग उल्टी होना, उदरीय पीड़ा मतलब पेट में दर्द, एब्डामिनल पेन, बीच बीच में रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग, अनियमित आवर्त रक्तस्राव यानी मेंस्ट्रुअल पीरियड में इरेगुलरिटी, या यहाँ तक कि स्तन कैंसर जैसी बातें हो सकती हैं, यानी ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। यद्यपि यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इनकी पूरी तरह से उपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो ध्यान दीजिए कि इन उपाय जो है प्रेगनेंसी रोकने के यानी कंट्रासेप्टिव मेथड जो है, इनके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, इनको नीचे लिखा गया है, तो उनको हमने अंडरलाइन कर दिया। अब आगे देखिए हमारा आ जाता है सगर्भता का चिकित्सीय समापन। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।